हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज के एजुकेशन ई क्लास के वीडियो में आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। अगर आप सीटेट, यूपीटेट, एमपीटीईटी एवं अन्य राज्यों की टीईटी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप टीईटी की परीक्षा को पास करना चाह रहे हैं तो हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ लेकर आए हैं। इस सीरीज़ का ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। हर पार्ट में आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और हमारे पिछले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप सारे पार्ट देख सकते हैं, जो आपकी परीक्षा को पास करने में बहुत ज़्यादा आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, प्रचलनशीलता का सर्वश्रेष्ठ मापक है। ऑप्शन ए आपका प्रसार, बी प्रमाप विचलन, या मध्यमान विचलन, या चतुर्थक विचलन। तो इस प्रश्न का जो आंसर है कि विचलनशीलता का सर्वश्रेष्ठ मापन है, तो विचलनशीलता का सर्वश्रेष्ठ मापन प्रमाप विचलन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है, यह कथन किसका है। कथन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये टीईटी की परीक्षा में अवश्य से अवश्य एक न एक कथन आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको जो भी हम कथन आपको बताएंगे, इस कथन को आपको तुरंत याद कर लेना है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है, यह कथन किसका है, या फिर यह कथन किसने कहा है, कि स्पेंसर ने, थॉमसन ने, आर.बी. पेरी ने, या स्टेनले ग्रे ने। तो इस प्रश्न का आंसर है कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है, यह कहा है आपका स्पेंसर ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे विश्वसनीय एवं वैध मापक क्या है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे विश्वसनीय अगर वैध मापक पूछा जाता है तो इसका क्या है, तो मध्यमान, बहुलक, माध्यिका या मध्यांक। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे विश्वसनीय एवं वैध मापक है आपका मध्यमान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, सांख्यिकी क्या है। ये बहुत कॉमन प्रश्न है और ये परीक्षा में कई बार आया गया है और हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो पुरानी परीक्षाओं पर आधारित हमने इसको बनाया है कि इस प्रकार के प्रश्न हमारी पुरानी परीक्षाओं से लिए गए हैं। तो हमारा यह प्रयास रहता है कि आपको वही प्रश्न हम आपको बताएं जिनकी परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं सांख्यिकी है, कला है, विज्ञान है, कला एवं विज्ञान है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि सांख्यिकी कला एवं विज्ञान दोनों हैं। तो यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा कि सांख्यिकी कला एवं विज्ञान दोनों है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम के पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपने अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आपने संबंधित कोर्स किया हुआ है, डीएलएड वगैरह किया हुआ है, तो भी आपका अधिगम के पुनर्वलन सिद्धांत के में आपने कोर्स में जरूर पढ़ा होगा। तो अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप अपना इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। तो अधिगम के पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर, थर्नडाइक, पावलाक या हल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो आपका है कि अधिगम के पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक आपके हल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि बाल विकास में आपको हमेशा बाल केंद्रित चीज़ों पर ही ध्यान रखना है। आपको बालक को केंद्र में ध्यान रखकर ही सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी आपका जो पाठ्यक्रम भी हो वो भी बालक के केंद्र में रखकर ही आपको करना है। यानी आप जो भी चीज़ सोचे बालक के हित के सोचे, यही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आपको इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही आपको जो भी चीज़ें सोचनी है सबसे पहले आप बालक को केंद्र में रखकर ही सोचें। बालक के हित में जो सारे कार्य हों, जो बालक के लिए संपूर्ण विकास के लिए जो कार्य हों, जो बालक की विकास के लिए जो उद्देश्य की पूर्ति प्राप्त होती है, उसके लिए हमें बालक को सर्वोपरि रखना है। इसी क्रम में हम इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कि रचनात्मक व्यक्ति में होती है तत्कालीन स्थिति से परे जाने की योग्यता, या फिर समस्या की व्याख्या करने की क्षमता, दूसरों के विचारों को यथावत स्वीकार करने, या उपरोक्त सभी। यानी कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है कि दूसरों के विचारों को यथावत स्वीकार करना, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। यानी इसको तो आप बिल्कुल
क्रॉस कर दीजिए। उपरोक्त सभी ये आपका वैसे भी ऑटोमेटिक ही क्रॉस हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए और बी की, यानी कि रचनात्मक व्यक्ति में होती है समस्या की व्याख्या करने की क्षमता। ये विकल्प भी हमको ठीक नहीं लग रहा है। तो हम इसका जो अब एक ऑप्शन बचा है कि तत्कालीन स्थिति से परे जाने की योग्यता, यानी जो रचनात्मक व्यक्ति में होती है वो तत्कालीन जो वर्तमान में जो स्थिति ये होती है उसके परे जाने की योग्यता ही होती है जिसमें जिस व्यक्ति की रचनात्मक व्यक्ति में होती है। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अधिकांश लोगों को मेरा यह मानना है कि इस प्रश्न का आंसर जरूर आता होगा, क्योंकि आप कई किताबों का अध्ययन करते हैं। किताबों का अध्ययन करने के साथ साथ आपको ये प्रश्न आना, मेरे हिसाब से तो आपको ये प्रश्न जरूर आता होगा। प्रश्न नंबर 7 है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। जिस प्रकार से ये पूरा सेंटेंस आ रहा है कि सीखना, यानी हम किसी चीज़ को बार बार सीखते रहते हैं तो हमारा विकास जरूर होगा। यानी हमारा सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर हम बराबर उस चीज़ को सीखते रहेंगे तो हमारा संपूर्ण विकास हमारा हो जाएगा और जिस उद्देश्य की प्राप्ति हम करना चाह रहे हैं वह उद्देश्य की प्राप्ति हम जरूर करेंगे। लेकिन वो हम कब करेंगे? जब हम चीज़ों को सीखेंगे समझेंगे। यानी सीखना आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यह कथन जो है वो किसने कहा है? स्पेंसर ने कहा है कि वुडवर्थ ने कहा है कि आपका क्रो ने कहा है या फिर क्रॉनबैंक ने कहा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह आपका वुडवर्थ ने कहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अधिगम की प्रकृति है, सीधा सा प्रश्न है और उसका सीधा सा आंसर होगा आपका कि अधिगम की प्रकृति है तथ्यात्मकता, गुण दोष विवेचना, बौद्धिकता या फिर यह सभी। देखिए अधिगम की प्रकृति तथ्यात्मकता तो है ही, गुण दोष विवेचन ये भी है, बौद्धिकता ये भी है। यानी इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा कि अधिगम की प्रकृति में जो होगा वो आपका तथ्यात्मकता ही होगा, गुण दोष विवेचना और बौद्धिकता। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इस बिल्कुल राइट होगा आपका। बढ़ते हैं, जल्दी फिनिश करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है, यानी कि नहीं। देखिए यहाँ नहीं वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ देख के अपन को प्रश्न का आंसर देना है कि सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। देखिए आपका खेल, ये तो देखो सहायक है कि सृजनात्मक के विकास में खेल सहायक है। हास्य क्रियाएं यही भी आपका सहायक है। निर्माण संबंधी क्रियाएं यानी कि ये भी आपकी सहायक है। अब बचा कौन सा आपका? भाषण। यानी कि सृजनात्मक के विकास में भाषण सहायक नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है। तो ये कथन महात्मा गांधी का है, डॉक्टर राधाकृष्णन का है, डगलस का है या कप्पू स्वामी जी का है? तो ये कथन आपका है और डॉक्टर राधाकृष्णन का है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा कार्यक्रम में होना चाहिए कक्षा उन्नति, विशिष्ट पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं या उपरोक्त सभी। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसके शिक्षा कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से देखिए कक्षा उन्नति तो रहेगी, विशिष्ट पाठ्यक्रम भी रहेगा, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं भी रहेंगी। तो इसका जो आंसर आपका जो बनता है वो ऑप्शन नंबर आपका 4 बनेगा। ऑप्शन नंबर इज 4। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निरंतर रहने वाले संघर्ष कष्टदायक होने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हैं, यह कथन किसका है? डगलस का, हॉलैंड का, मन का या ड्रेवर का? तो देखिए ये कथन कथन जो कहे जाते हैं तो उसके बारे में भी हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि यह कथन किसने कहा है। तो ये कथन जो आपको कहा गया है वो आपका मन ने कहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है, बहरे बच्चों को पढ़ाने की विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौन वाचन, आत्मीकरण, उंगली वाचन या यह सभी? तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि बहरे बच्चों को पढ़ाने की विधि आत्मीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। समायोजन या सामंजस्य का लक्षण नहीं है अनुकूलन वातावरण, असंतुलन, संतुष्टि या सामाजिकता? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा कि समायोजन या सामंजस्य का लक्षण असंतुलन नहीं है,
यानी कि ऑप्शन बी वाला इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुड है, C.W. बियर्स या ड्रेवर या लेडले? तो इसका जो आंसर आपका होगा सीधा सा भी याद कर लीजिए, C.W. बियर्स। अगर ये क्वेश्चन आता है आपका, और ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ ये पुस्तक किसने लिखी है, तो आप इसका सीधा सा आंसर लगा देंगे C.W. बियर्स ने। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है इसका उद्देश्य उनकी योग्यता का विकास करना हो। यह कथन किसका है? हैविंग हर्ट का है, बी का है, हैरीमैन का है या ओडन का है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका हैविंग हर्ट। जो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है वो इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बातें करने वाला कारक नहीं है। कठोर अनुशासन, पारिवारिक संघर्ष, शारीरिक दोष या सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, यानी बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बातें करने वाला कारक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे हम। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपायों का अध्ययन होता है, या मानसिक रोगों को दूर रखने के उपाय का अध्ययन होता है, या फिर मानसिक रोगों के रोकथाम के उपाय का अध्ययन होता है? तो मेरे हिसाब से तो इसके सारी तीनों चीज़ें हैं, ये आपका विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आपके सामने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है कल्पना लोक में, अति संवेदनशील की दशाओं में, वास्तविकताओं में या समाज के बाहर रहता है? तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है वो आपके रियलिटी में होता है, यानी वास्तविकताओं में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपना बिल्कुल स्थिर रहता है, वो अपने वास्तविकता में रहता है कि मुझको क्या करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाला कारक है अपूर्ण परिवाद, निर्धनता, अल्पगृह कार्य या सामान्य पाठ्यक्रम? तो देखिए आपका उन्नति करने वाला कार्यक्रम है वो है अल्पगृह कार्य, यानी इसका ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो आपको डालें तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपको सबसे पहले हमारे वीडियोज़ मिलें। धन्यवाद।